नमस्कार। आज हम एआई की दुनिया में दो बहुत जरूरी तकनीकों को समझने की कोशिश करेंगे जो सीक्वेंस डेटा मतलब अनुक्रम डेटा को प्रोसेस करती हैं। जी, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी आरएनएस और लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी एलएसटीएम्स। हाँ, और हमारे पास एक लेख है, आरएनएस और एलएसटीएम्स, अनुक्रम डेटा का रहस्योद्घाटन। तो आज का लक्ष्य ये समझना है कि ये काम कैसे करते हैं, खासकर टेक्स्ट और टाइम सीरीज जैसे डेटा के साथ। बिल्कुल, और साथ ही उनकी सीमाएं क्या है और एआई में उनका क्या महत्व है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए आरएनएस से शुरू करते हैं। ये थे क्या असल में? तो आरएनएस आप कह सकती हैं पहले ऐसे न्यूरल नेटवर्क थे जिन्हें खास तौर पर सीक्वेंस या क्रम को समझने के लिए डिजाइन किया गया था। अच्छा। इनमें नोड्स के बीच ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो जानकारी को एक स्टेप से अगले स्टेप तक ले जाते हैं, एक तरह की मेमोरी बिल्ड करते हैं। हाँ, ये टेम्पोरल डिपेंडेंसी वाली बात, मतलब वो पिछली जानकारी को अपनी इंटरनल स्टेट में याद रखते हैं, पीटीटी। जी, बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम, ये स्टैंडर्ड बैक प्रोपगेशन का ही एक वर्जन है, पर सीक्वेंस के लिए, टाइम के साथ वेट्स को एडजस्ट करने के लिए। इसी वजह से ये भाषा मॉडलिंग या टेक्स्ट जनरेशन, आवाज पहचानने, हाँ, और टाइम सीरीज प्रेडिक्शंस जैसे स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस वगैरह में काफी सफल रहे थे शुरू में। लेकिन फिर वो दिक्कत आई। आरएनएस लंबी कहानी या बहुत पहले हुई बात क्यों नहीं याद रख पाते थे? ये मतलब कोई बुनियादी कमी थी? बिल्कुल सही सवाल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स की। अच्छा, जब एरर सिग्नल बीपीटीटी के दौरान सीक्वेंस में पीछे भेजा जाता है तो वो बार बार गुणा होने से या तो बहुत ही छोटा हो जाता है, वैनिश, हाँ, या फिर बहुत बड़ा, एक्सप्लोड। ओके, इससे मॉडल ठीक से सीख नहीं पाता था, खासकर उन चीजों को जो सीक्वेंस में काफी पहले आई हों। यही उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम थी। तो इंग्रेडिएंट इश्यूज और मेमोरी की कमी, इसी वजह से एक नए डिजाइन की जरूरत पड़ी और यहीं एलएसटीएम्स आते हैं। एग्जैक्टली, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी एलएसटीएम नेटवर्क्स खास तौर पर आरएनएन की इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बनाए गए थे। इनका आर्किटेक्चर कैसे अलग था? ये सेल्स के एक चेन से बने होते हैं। हर सेल में आरएनएन की तरह इंटरनल स्टेट तो होती है, पर एक अलग सेल स्टेट भी होती है। सेल स्टेट? हाँ, इसे आप एक तरह की प्रोटेक्टेड लंबी मेमोरी पाइपलाइन समझ सकती हैं। और इस पाइपलाइन को मैनेज करने के लिए ही वो फेमस गेट्स होते हैं, इनपुट, फॉरगेट, आउटपुट। बिल्कुल, ये गेट्स ही एलएसटीएम्स का सीक्रेट सॉस है, आप कह सकती हैं। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाते, हाँ, ये ग्रेडियंट्स को स्थिर कैसे रखते हैं? नहीं, ये बहुत जरूरी है। इनपुट गेट तय करता है कि सेल स्टेट में क्या नया जोड़ना है, फॉरगेट गेट तय करता है कि क्या पुराना हटाना है, अच्छा, और आउटपुट गेट तय करता है कि सेल स्टेट से क्या आउटपुट देना है। ये वॉल्व की तरह है जो इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ओके। इससे ग्रेडियंट सिग्नल न ज्यादा दबते हैं न फटते हैं और लंबी डिपेंडेंसी सीखना मुमकिन हो जाता है। असल में एलएसटीएम ये सीखता है कि क्या याद रखना है और कब भूलना है। वाह, मतलब नेटवर्क खुद तय करता है कि कौन सी जानकारी लंबी अवधि के लिए जरूरी है। ये तो काफी एडवांस लगता है। जी हाँ, और शायद इसीलिए एलएसटीएम्स मशीन ट्रांसलेशन, इमेज कैप्शनिंग या फ्रॉड डिटेक्शन जैसे मुश्किल कामों में इतने कामयाब रहे हैं। निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को संभालने की उनकी क्षमता ने इन फील्ड्स में बड़ा बदलाव लाया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। हाँ, सुधार तो होते रहते हैं, जैसे GRUs। हाँ, गेटेड रिकरेंट यूनिट या GRU, ये एलएसटीएम का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। कम गेट्स होते हैं तो कंप्यूटेशनली थोड़ा हल्का होता है। और बाइडायरेक्शनल आरएनएस, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे। वो डेटा को आगे और पीछे दोनों दिशाओं में देखते हैं। अच्छा, दोनों तरफ से। हाँ, इससे मॉडल को बेहतर कॉन्टेक्स्ट मिलता है। जैसे किसी वाक्य में शब्द का सही मतलब समझने के लिए उसके आगे पीछे के शब्द देखना। समझ गया। और एक और चीज जिसका काफी जिक्र होता है, अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन मैकेनिज्म एक और बड़ा ब्रेक थ्रू था, खासकर मशीन ट्रांसलेशन में। ये मॉडल को आउटपुट बनाते समय इनपुट सीक्वेंस के सबसे जरूरी हिस्सों पर ध्यान देने देता है। जैसे ट्रांसलेट करते समय हर शब्द के लिए सोर्स सेंटेंस के सही शब्दों पर फोकस करना। तो ये सारे सुधार तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं। क्या मतलब सीक्वेंस डेटा की सारी मुश्किलें हल हो गई? पूरी तरह से नहीं। देखिए, इन मॉडल्स को ट्रेन करना अभी भी काफी कॉम्प्लेक्स और महंगा हो सकता है, खासकर बड़े डेटा सेट पर। हाँ, कंप्यूटेशनल कॉस्ट तो होगी। और स्केलेबिलिटी भी एक मुद्दा है। और अक्सर बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इन्हें दूसरे आर्किटेक्चर्स जैसे CNNs वगैरह के साथ मिलाकर
हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ता है। अगर किसी को बहुत संक्षेप में आरएनएन और एलएसटीएम का मुख्य अंतर बताना हो तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा अंतर है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को संभालने की काबिलियत। LSTMs अपने गेटेड मैकेनिज्म की वजह से इसमें बहुत बेहतर है। वो गेट्स उन्हें फाइन ग्रेन कंट्रोल देते हैं? बिल्कुल, जबकि बेसिक RNNs इस मामले में सीमित है। तो संक्षेप में कहें तो आरएनएन्स पहला कदम था सीक्वेंस समझने में, पर मेमोरी की दिक्कत थी। जी। एलएसटीएम्स ने गेट्स के जरिए उस बाधा को पार किया, लंबी मेमोरी दी, और फिर GRUs, बाई डायरेक्शनल नेटवर्क्स, अटेंशन ने उसे और बेहतर बनाया। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाता है। हाँ, क्या ये मौजूदा तकनीकें इन सारे सुधारों के साथ काफी हैं, या फिर क्या ट्रांसफॉर्मर जैसे बिल्कुल अलग आर्किटेक्चर जो सीक्वेंस प्रोसेसिंग को बिना रिकरेंस के देखते हैं, हाँ, उनका तो आजकल बहुत नाम है। क्या वो भविष्य में AI के कॉन्टेक्स्ट और सीक्वेंस समझने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे? ये सोचने वाली बात है।